हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। हर बार की तरह आज पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल थॉट का जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये आज उसका लास्ट सीरीज है, जिसमें हम लेकर के आए हैं 25 प्रश्नों का एक सेट। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य और क्रांति में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? देखिए यहाँ पे दिया है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है। ऑप्शन दिया है जर्मन क्लासिक दर्शन, अगला है ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सी है फ्रांसीसी राजक्रांति परंपरा और डी है स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा। इसी से जो मार्क्स का सिद्धांत का जो लिया गया है राज्य और क्रांति, जिसमें क्रांति के बारे में मार्क्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया है। देखिए, आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया, तो इसको दिया है फैलियस, हिप्पोडेमस और प्लेटो, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको देखा जाए तो फैलियस जो है ये भी है सही, और हिप्पोडेमस ये भी सही है, और प्लेटो भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में लेनिन के लेखों के आरोही क्रम में जो दर्शाना है, तो यहाँ पे लेनिन के कुछ लेख दिए गए हैं 4, इसको आरोही क्रम में दर्शाना है। देखिए, लेफ्ट विंग्स कम्युनिज्म दिया है, और द स्टेट एंड रिवोल्यूशन दिया है। देखिए, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको माना जाता है। द प्रोलिटेरियन रिवोल्यूशन एंड रेनेगेट कॉट्स्की, और द वार एंड द सेकेंड इंटरनेशनल। देखिए, अगर इसमें से देखा जाए तो द वार एंड द सेकेंड इंटरनेशनल जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से द स्टेट एंड रिवोल्यूशन ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। द प्रोलिटेरियन रिवोल्यूशन एंड रेनेगेड कॉट्स्की ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद इसकी रचना की गई है। और सबसे लास्ट में लेफ्ट विंग्स कम्युनिज्म, ये हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो देखा जाए तो पहले नंबर पर 4 है, फिर दूसरा है, फिर तीसरे वाला पुस्तक है, फिर लास्ट वाला है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का जो प्रश्न बन रहा है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिया है माओ त्से तुंग की सुप्रसिद्ध उक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पे दिया है कि माओ त्से तुंग जो चीन का बहुत तानाशाही रूप में मार्क्सवादी साम्यवादी शासक था, ये इसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो इनमें से कौन सा समाविष्ट नहीं है। देखिए, दिया है युद्ध में शस्त्र महत्वपूर्ण कारक होते हैं परंतु निर्णायक नहीं। और अगला है कि राजनीति खून खराबे के बगैर युद्ध है। और अगला है बंदूक को नियंत्रित करता है दल जो है। देखिए, यहाँ पे दल के बारे में बताया गया कि ये बंदूक को नियंत्रित करता है, और बंदूक को दल को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए। और आइए देखिए, आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें, आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा करने दें। तो इसके हिसाब से जो हमारा ये खून खराबे, देखिए जो ये राजनीति है ये खून खराबे के बगैर नहीं बल्कि खून खराबे के संबंध ये मानता है
हैं उसके बगैर युद्ध नहीं है, ऐसा कह सकता है कि मतलब खून खराबे के द्वारा ही ये युद्ध किया जाता है या फिर राजनीति की जाती है। तो ये जो है इसका गलत है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। बंदूक दल को नियंत्रित करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए, और दल जो है बंदूक को नियंत्रित करता है। और देखिए ये आइए सैकड़ों फूलों को खिलने दें और सैकड़ों विचारधाराओं को प्रतिस्पर्धा दें, ये उसका विचार था। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने इनके विचारों को अपनाया था। देखिए दिया है प्लेटो ने इनके विचारों को अपनाया था, तो किनके विचारों को? हेराक्लिटस हैं, पार्मेनिड्स हैं और सुकरात है और उपयुक्त में से सभी। देखिए यहाँ पे जो हेराक्लीज है इसके विचारों को भी प्लेटो ने अपनाया था, और पार्मेनिडीज जो है इनके विचारों को भी अपनाया था। सुकरात के विचारों को अपनाया था, क्योंकि सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु हुआ करते थे। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? देखिए यहाँ पे दी है किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है। देखिए यहाँ पे दिया है प्लेटो, हाफ्स, टी.एच. ग्रीन और रूसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है, तो ये थॉमस हाफ्स। ठीक है, तो ये पदार्थ को द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था। तो ये द्वंद्व में इन्होंने समस्त प्रकृति के ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं को एक पदार्थ माना, ये पदार्थ माना था, और सभी पदार्थ में गतियाँ होती हैं इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न है, रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। तो देखिए क्या है कि क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? और दूसरा, क्या विज्ञान की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है? और देखिए अगला है, क्या विज्ञान के विकास ने आचार को यानी कि नैतिक को भ्रष्ट या युद्ध करने के योगदान दिया है? और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखा जाए तो इसका जो है पहला जो है क्या विज्ञान, ये इसका शीर्षक जो था वो क्या विज्ञान और कला ने प्रगति ने, विज्ञान के देखो विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को यानी कि आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है। तो इसी विषय पे इन्होंने निबंध लिखा था, और इस निबंध में जो एकेडमिक ऑफ डिजोन में 1749 में इन्होंने प्रतियोगिता में निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, और इसी विषय पे यानी कि इसी टॉपिक पे इन्होंने निबंध लिखा और इसको प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। रूसो को इस पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो अभिकथन ए है, प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है न ही राय। यहाँ पे दिया है कि प्लेटो के लिए क्या है कि जो ज्ञान है ये न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है। और दूसरा है कि सही मत यानी कि राय ज्ञान है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पहला जो कथन है ये सही हो जाएगा, और दूसरा ये सही मत या ज्ञान है तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो अभिकथन ए सही है और आर गलत है, इसका ऑप्शन होगा। तो देखते हैं किस में बन रहा है। ए सत्य है और आर असत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति, ये द्वंद्व का मतलब होता है वाद विवाद। तो इस पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। तो किन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं? मात्रा का गुणवत्ता में तथा इसके विपरीत रूपांतरण का नियम। बी है विरोधी की एकता का नियम। और सी है नकारने का नियम, नकारने का नियम। और डी है द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। देखिए, द्वंद्वात्मक पद्धति जो होती है अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति जो है मार्क्स का, इसमें समाविष्ट नहीं करते हैं। तो कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित नहीं करती है। तो ये हमेशा की नहीं होती है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य का, चाहे वर्तमान का हो, इस सब में ये होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? ये किसने कहा था? तो ये है, देखिए, मार्क्स दिया है, लेनिन दिया है, स्टालिन दिया है और माओ त्से तुंग दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। क्योंकि स्टालिन ने इस तरीके से कहा था कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। ठीक है, इन्होंने श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद ये लेनिन ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? देखिए पे, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए यहाँ पे दो तीन जोड़े हैं टाइप के हैं। तो देखिए, प्लेटो और अरस्तु दिया है, हाफ्स लॉक रूसो दिया है, जेरमी बेंथम एवं जेम्स मिल दिया है और कांट तथा हीगल दिया है। देखिए, कांट और हीगल जो हैं आदर्शवादी विचारक हैं, लेकिन ये दोनों जर्मन आदर्शवादी हैं। देखिए, प्रश्न में कभी कभी आता है कि निम्न में से कौन जर्मन आदर्शवादी हैं? तो कांट और हीगल। तो कांट और हीगल के अलावा एक और जर्मन जो आदर्शवादी है उसका नाम था फिक्टे। जो फिक्टे है इसको भी जर्मन आदर्शवादी बोला जाता है और इन दोनों को भी जर्मन आदर्शवादी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि निम्न से दार्शनिक उपागम है इसके संस्थापक समझा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है प्लेटो और अरस्तु ये जर्मन का दार्शनिक उपागम का प्रथम संस्थापक माना जाता है, क्योंकि प्लेटो को दर्शन का या फिर आदर्शवाद का पहला विचारक माना जाता है। अरस्तु को एक तरह से भी आदर्शवाद ही माना जाता है, लेकिन प्लेटो की तरह से आदर्शवाद नहीं दिया था। ये कुछ हद तक यथार्थवादी था, लेकिन कहीं ना कहीं ये आदर्शवादी भी था। तो प्रारंभिक रूप में शुरुआती दौर में यही दोनों लोग मिल करके दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है, ये ऐसा कहा जाता है, ये लोग हैं। बाकी हाफ्स और लॉक रूसो ये दार्शनिक विचारक नहीं माने जाते हैं, समझौतावादी, इनको समझौतावादी बोला जाता है। ठीक है, समझौतावादी विचारक बोला जाता है। जेरेमी बेंथम जो है उपयुक्तवादी है। अगला प्रश्न है, देखिए पे दिया कि मार्क्स के लेखक, मार्क्स के ये लेख हैं नीचे दिया, और इसको क्या करना कि आरोही क्रम में सही अनुक्रम में बताना है। तो यहाँ देखिए, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, थीसिस ऑन फायरबॉक और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले थीसिस ऑन फायरबॉक्स ये पहले नंबर पर लिखा गया था। उसके बाद से जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है ये दूसरे नंबर पे लिखा गया था, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये चौथे नंबर पे नहीं बल्कि ये तीसरे नंबर पे लिखा गया था। ये तीसरे नंबर पे लिखा गया और चौथे नंबर पे ये सबसे पहला वाला लिखा गया था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले 3 है, फिर 2 है,
फिर 4 है, फिर 1 है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन है? उपयोगितावाद का जो संस्थापक है, देखिए दिया है 4 ऑप्शन दिए हैं। बेंथम है, जेएस मिल है, डेविड ह्यूम है, प्रिस्टले हैं। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जे बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। और देखिए उपयोगितावाद का मतलब ये होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यही को कहा जाता है उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियनिज्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसने कहा है कि श्रम शक्ति, किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? किसने कहा कि श्रमिक शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। देखिए लेनिन बोला ही नहीं था ऐसा। एम.एन. राय इस तरीके से नहीं बताए थे। जयप्रकाश नारायण एक क्रांतिकारी विचारक थे, समग्र क्रांति का इन्होंने इसे किया था। और एम.एन. राय एक मनुवादी हैं, मानववादी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्लेटो का पुनः प्रकटन, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? सर थॉमस मोर का यूटोपिया में, कैंपानेल्ला का द सिटी ऑफ द सन में, बेकन का न्यू अटलांटिस में, कि उपयुक्त में से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से इसमें से अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दें, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। सही नहीं है कह रहा है, तो इसमें देखा जाए पुरुष स्वभाव से असमान है, पुरुष स्वभाव से असमान है, ये सही है। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता होती है, ये भी सही है। और महिलाएं स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, ये भी सही है, ये प्लेटो के अरस्तु के अनुसार। और दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के शिष्ट स्थितियां नहीं दिलाती है। नहीं, ये दास के लिए, दास के लिए भी श्रेष्ठ है, ठीक ना। तो ये नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ये अरस्तु के संबंध में ये कथन नहीं है, क्योंकि दास प्रथा को दास के लिए और स्वामी के लिए, दोनों लोगों के लिए अरस्तु ने उपयोगी बताया है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा कि शिष्ट स्थितियाँ नहीं दिलाती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, जो अरस्तु का कथन नहीं है। अगला प्रश्न है, हाफ्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ है। हाफ्स के लिए जो फेलिसिटी है इसका क्या अर्थ है? तो फेलिसिटी का जो हाफ्स का है, ये देखिए आनंद दिया है जो नहीं हो सकता है, उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है या पाने में निरंतर सफल। तो और आगे दिया है देखिए परानुभूति, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने के समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता, तो ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दिया कि प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की है? एक बार और देखना कि प्राकृतिक पुरुष वह होगा, कौन होगा? जिसमें शक्तिशाली चेतना, वफादार, सफलता के साथ स्वप्रेम, सहानुभूति को सामंजस्य बनाया है। और यह जो कथन है ये किसने कहा है? तो यह कथन जो है देखिए हाफ्स नहीं कहा है, रूसो ने ही कहा है, बेंथम तो बोला ही नहीं है, लाक भी बोला नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
लाक का निबंध है कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन है। तो जो लाक का जो निबंध है, क्या नाम है इसका, कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का, इसका खंडन कौन है, तो हाब्स का लेवायथन है। नहीं, ये इसका खंडन नहीं करता है। प्रिस्टले का एन एसे ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको देखा जाए तो ये भी उसका खंडन नहीं करता है। बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, तो ये भी इसका खंडन नहीं करता। और देखिए यहाँ पे सर रॉबर्ट फिल्मर का पैट्रियार्क, देखिए जो पैट्रियार्क है ये लाक का जो निबंध था कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसका एक खंडन करता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ से तुंग द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा लेख माओ से तुंग द्वारा नहीं लिखा गया है, तो देखिए दिया है ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये तो लिखा गया है। ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, ये भी लिखा गया है। और जो दिया है द पीपल वार इसका कथन जो लेख नहीं है। और ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, देखिए डिक्टेटरशिप मतलब जैसे तानाशाही होता है, तो माओ से ने ये भी लिखा है, तो ये भी लिखा है। तो देखिए इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है ये माओ से तुंग का द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला, ए सी वाला इसका द पीपल वार, ये नहीं लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की द रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। पॉलीमार्कस, देखिए ये पॉलीमार्कस प्रधान पात्र है। एडिमेंटस ये भी है। प्रोटागोरस और ग्लाकन, देखिए ग्लाकन है लेकिन प्रोटागोरस नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये द रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं माना जाता प्रोटागोरस को। अगला प्रश्न है, समान इच्छा इंगित करती है। समान इच्छा इंगित करती है, देखिए पहले नंबर पर जान जाए, जो समान इच्छा का सिद्धांत दिया था ये दिया था रूसो ने, ठीक है। और समान इच्छा होता क्या है, तो लोगों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छाएं और एक होता है आदर्श इच्छाएं। तो जितने भी आदर्श इच्छाएं हैं ये ख़त्म कर दीजिए, आदर्श इच्छाओं के योग ही समान इच्छा कहलाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, दिया है कि मेरी स्वयं अपनी वास्तविक इच्छा, मेरी स्वयं अपनी वास्तविक इच्छा, तो देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं है। समूह मानस दिया है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। और एक सर्वमान्य मैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया उपयुक्त सभी, देखिए न तो ये अकेले कोई है, न तो ये अकेले कोई है, न तो अकेले कोई है। अगर देखा जाए तो मेरी स्वयं अपनी वास्तविक इच्छा होती है, ये भी हो जाएगा इसका, ठीक है। अकेले नहीं है तो ये भी हो जाएगा समूह मात्र, क्योंकि ये समूह की अपनी वास्तविक इच्छा होती है। और एक सर्वमान्य मैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई अकेले नहीं है। अगर देखा जाए तो मात्र यही होगा तो नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो मात्र ये होगा तो भी नहीं होगा, मात्र ये भी नहीं, ये होगा तो तीनों होगा। इसलिए उपयुक्त में से जो सभी है ये ऑप्शन नंबर चौथा डी ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है। संदर्भवाद, देखिए संदर्भवाद का व्याख्याता नहीं है। स्किनर, पोकाक, विंच और विटगेंस्टीन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटगेंस्टीन ही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का समर्थक है। देखिए यहाँ पे जो प्लेटो है इसका समर्थक कौन है, पापर है, क्रॉसमैन है, बर्लिन है,
और लेविन्सन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेविन्सन। ये इसका समर्थक, बहुत बड़ा समर्थक प्लेटो का था। अगला इसका, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। नागरिकों को किसने शासन के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? किसको? तो शासक के, नागरिकों को इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है, तो नागरिकों को किसने परिभाषित किया है? तो क्या परिभाषित किया कि शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है। तो किसने किया है? प्लेटो दिया है, अरस्तु दिया है, पोलिबियस दिया है और सिसरो दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर अरस्तु दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर। तो आज के लिए मात्र इतना ही। आज हमारा जो ये है पॉलिटिकल थॉट, इस पॉलिटिकल सीरीज पूरे के पूरे सीरीज में हम लोगों ने जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है या फिर अन्य है, सिर्फ भारतीय पॉलिटिकल थॉट को छोड़ करके अन्य विदेश के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, विचारक हैं, उनके थॉट को, उनके विचारों को हम लोगों ने देखा। जहाँ कहीं भी अगर कुछ बताने की ज़रूरत पड़ी तो उसको भी बताया गया। तो हम लोगों ने लगभग 200 प्रश्नों को, पूरे सेट का 200 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो फिर लेकर के हम नए वीडियो में नए टॉपिक पे लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।